Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all will be doing well. Our topic for today is bed sores in critically ill patients and importance of Braden scale for them. Basically, some students from CCU requested me to prepare a lecture for us which mainly focus on parameters and scoring system. Moreover, how can we prevent our patients from developing bed sores or pressure ulcers in critical care unit? So today our lecture is focused on critically ill patients, right? So our contents for this lecture is, first of all, importance of Braden scale to use in critical care unit, and second one is parameters of this scale, and third one, scoring system. What is the scoring system which we are using in measuring the Braden scale? And after that we will discuss about the classification of patient based on the scoring system by Braden scale, and after that we will discuss what is the approach afterward after measuring the or after classification of the patients by Braden scale. So what are our implementations or our interventions for that patient or those patients? So students, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रैडन स्केल हेल्प इन रिस्क असेसमेंट. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये रिस्क असेसमेंट के लिए हमारी हेल्प करता है. मैं आपको पहले ये बता दूं कि ब्रैडन स्केल बेसिकली है क्या. ब्रैडन स्केल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा जो है हमारे पास मेजर का एक स्केल है जिसके थ्रू हम पेशेंट जो हमारे पास होते हैं स्पेशली क्रिटिकल केयर यूनिट्स में, या ऐसे पेशेंट्स जो कि बेड रिडन होते हैं और बेड रिडन होने की वजह से उनमें हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेशेंट उनको प्रेशर अल्सर या बेड डेवलप हो जाएं. तो ये स्केल जो है हमारा कैसे हेल्प करता है, हम इसमें रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं कि कौन से पेशेंट हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है प्रेशर अल्सर्स के डेवलप होने का, और कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें रिस्क जो है वो कम है या कि मॉडरेट है. तो नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन में ये चीज़ डिस्कस करेंगे. अभी हम देखते हैं कि ब्रैडन स्केल जो है हमारी हेल्प कैसे कर रहा है. First of all, it directs healthcare providers to identify clients at risk of pressure ulcer development. ये prior to development of pressure ulcer हमें डायरेक्ट करता है कि आपके कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस हैं प्रेशर अल्सर्स के डेवलप होने का. सो आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर दे सको, आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो नर्सिंग केयर है या जो बाकी केयर है मुख्तलिफ पैरामीटर्स की वो उसको प्रोवाइड कर सको. ठीक है, ये हमें डायरेक्ट करता है, हमें एक डायरेक्शन दे रहा है कि हमने क्या कौन से पेशेंट्स को कितनी केयर रिक्वायर्ड है. ओके, एंड सेकंड इज दैट गाइड आस प्रिवेंटिव मेजर्स इम्प्लीमेंटेशन. तो इससे हमें ये गाइड करता है कि पेशेंट्स के लिए आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो. वो पेशेंट जो है वो किस पर्टिकुलर उसका जो मतलब ये कि रिस्क फैक्टर है, न्यूट्रिशन के हवाले से है, परसेप्शन के हवाले से है, या कि फ्रिक्शन के हवाले से है, वेटिंग के हवाले से है, तो कौन से प्रिवेंटिव मेजर आप उस पेशेंट के लिए स्पेशली ले सकते हो. तो हमें गाइड करता है. प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. तो हम एक जो है सोर्स हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन का एक आता है, हम उसके अकॉर्डिंग टू हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये पेशेंट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, पोस्टिंग चेंज इसकी फ्रीक्वेंट होगी बिकॉज कि इसकी स्कोरिंग जो है ब्रैडन स्केल पे ये है, और इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अल्सर्स के डेवलप होने के. उसके बाद ये है कि हाँ टू बी अंडरटेकन विद इन 6 आवर्स ऑफ एडमिशन. आपका पेशेंट एडमिट हुआ है और ट्रांसफ़र इन अलोंग विद फुल स्किन इंस्पेक्शन. जब आपका पेशेंट आपकी वार्ड में, आपके क्रिटिकल सीसीयू में, आईसीयू में, या आपका जो मतलब जो न्यूरोलॉजी में है, आपका पेशेंट एडमिशन आया है और उसका कॉन्शियस लेवल का मसला है, या फिर ये है कि उसका कॉन्शियस लेवल मोस्टली आपने देखा है कि हमारे जो पेशेंट्स आते हैं क्रिटिकल केयर में उनका परसेप्शन का या उनके कॉन्शियस लेवल का, उनके न्यूट्रिशन का, उनके वेटिंग का, इरिटेबिलिटी का इशू हो सकता है. तो हमने आते ही पेशेंट को असेस कर लेना है, असेसमेंट उसकी कर लेनी है एडमिशन पे, या कोई पेशेंट हमारे पास मेडिकल सर्जरी किसी और यूनिट से हमारे पास ट्रांसफ़र इन हुआ है क्योंकि पेशेंट सीरियस हो गया था, दैट्स वाई वो हमारे पास आया है. तो हमने उसको अच्छी तरह उसका सारा स्किन इंस्पेक्शन जो है हेड टू टो वो कर लेना है.
और स्पेशली हमने प्रेशर अल्सर्स जो हैं, जो प्रेशर एरियाज हैं, उनको फोकस करना है। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस, टू बी रिपीटेड व्हेन क्लाइंट्स कंडीशन चेंजेस और एट रेगुलर इंटरवल्स इफ पेशेंट रिमेन स्टेबल। अगर आपका पेशेंट स्टेबल है तो ठीक है, आप उसको रेगुलर इंटरवल से आप उसकी सारी असेसमेंट कर रहे हो, उसको इंटरवेंशन कर रहे हो। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनकी कंडीशन जो है वो सडन चेंज होती है, आपका आईसीयू में पेशेंट है, सडन जो है वो कोलैप्स हो गया है, सडन उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो आपने क्या हुआ है कि पेशेंट को इंट्यूबेट किया है, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है, तो अब ये है कि उसका ओरल इनटेक, उसका प्रॉब्लम हो गया, साथ आपने पेशेंट को पैरालाइज वगैरह किया तो उसके बाद से उसकी मोबाइलिटी का इशू हो गया। थर्ड पे भी ये कि पेशेंट की जो बावल है या यूरिन जो है उसकी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो इस पेशेंट को हमने फिर क्या करना है, जब पेशेंट की कंडीशन जो है वो चेंज होती है तो उसके साथ हमने पेशेंट को रीअसेस करना है। ठीक है, ये क्लियर है कि एक डायरेक्ट करता है, दूसरा गाइड करता है, हमें सोर्स इन्फॉर्मेशन का देता है, और पेशेंट की एंट्री पे ही हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है और उसके बाद हमने रिपीट करना है। सपोज कि पेशेंट की अगर कंडीशन चेंज होती है तो ब्रेडन स्केल हमें क्या हेल्प कर रहा है, हमें रिस्क असेसमेंट हो रही है, कौन से पेशेंट्स हैं जिनको अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर्स कौन से हैं, पैरामीटर्स ऑफ द ब्रेडन स्केल। बेसिकली जो डेफिनेशन है ब्रेडन स्केल की, आर इज स्कोरिंग मेथड फॉर प्रेशर अल्सर्स और बेड सोर्स विच यूजेस 6 डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स और पैरामीटर्स टू क्लासीफाई द थ्रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर्स इन पेशेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे 6 पैरामीटर्स हैं, 6 हमारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं कि उनको हमने असेस करना है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट करते हैं कि आपका पेशेंट कितने रिस्क पे है कि उसको बेड सोर जो है या प्रेशर अल्सर जो है वो फ्यूचर में या आपकी जो लॉन्ग टर्म केयर है उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो वो 6 जो पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी परसेप्शन, इसको हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल में देखते हैं। सेंसरी परसेप्शन है, नंबर 2 इज़ न्यूट्रिशन, नंबर 3 इज़ फ्रिक्शन एंड शियर, एंड नंबर 4 इज मोबाइलिटी। पेशेंट जो है वो अपनी पोस्चर चेंज कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है कि नहीं, और उसके बाद है मॉइस्चर से कितना उसका एक्सपोजर है, और उसके बाद एक्टिविटी पेशेंट की कितनी है आउट ऑफ बेड या आउट ऑफ चेयर। अब ये 6 आइटम्स है ना, ईच आइटम इज स्कोर्ड बिटवीन 1 and 4 गाइडेड बाय अ डिस्क्रिप्टर। तो आपके सेंसरी के भी 4 हैं, न्यूट्रिशन के भी 4 हैं, फ्रिक्शन के 4 हैं, सबके फ्रिक्शन के 3 हैं और बाकी सबके 4 हैं। अब हमारे पास ये 6 टोटल हो गए, तो 6 जो हैं उसमें से 5 ऐसे हैं जिनके 4 हैं, 5 4 से 20 हो गया, और उसके बाद फ्रिक्शन एंड शेयर के 3 हैं, 23 हो गए टोटल। अब 23 ये हैं, ये टोटल हैं इसकी स्कोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट में हम स्लाइड में देखते हैं कि स्कोरिंग हमने कैसे करनी है। अब ये है द लोअर द स्कोर या ग्रेटर द रिस्क। अब इसमें इन्वर्स रेशो है, अगर आपकी स्कोरिंग जो है उसकी मार्किंग कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पेशेंट को ज़्यादा रिस्क है ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर्स। हमने बोला कि टोटल हमारे स्कोर्स 23 हैं, राइट, और 23 में जितने आपके मीन्स के अगर 15 से ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका पेशेंट जो है उसको कम रिस्क है, लेकिन जब उसके 10 से 9 से कम होंगे तो इसका मतलब बहुत सीवियर रिस्क है। मतलब ये कि आपकी स्कोरिंग जितनी ज़्यादा होगी, मार्किंग जितनी ज़्यादा होगी, उतना रिस्क कम होता जाएगा, और जितनी आपकी मार्किंग जो है वो लो होती जाएगी उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। ओके जी, ब्रेडन स्केल स्कोरिंग सिस्टम, राइट। तो इसमें हमने जो 6 फैक्टर्स हमने बोले थे, 6 पैरामीटर्स बोले थे, उसको 1 by 1 हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंसरी परसेप्शन। तो सेंसरी परसेप्शन में आपने ये देखना है कि आपका पेशेंट जो है वो कितना सेंस कर रहा है, उसमें सेंसरी परसेप्शन है या नहीं है। सेंसरी परसेप्शन का मतलब ये है कि आपका पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है या कि रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, आप उसको मतलब किसी तरह का पेन करते हो, उसको वर्बली उसको आवाज़ देते हो, तो क्या आपका पेशेंट जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। ऐसा पेशेंट जो कि किसी तरीके का कोई मतलब नो इम्पेयरमेंट है, पेशेंट आपका टोटली रिस्पॉन्स कर रहा है, आप उसको बोलते हो कुछ तो वो रिस्पॉन्स करता है आपको, जैसे आप GCS मेंटेन करते हो तो आपका पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स दे रहा है बिल्कुल ठीक तरीके से। आप देख रहे हो कि पेशेंट जो है वो पेनफुल स्टिमुलाई से भी कर रहा है, वॉइस को वो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आप उसको 4 दोगे। ठीक है, अगर स्लाइटली लिमिटेड है मीन्स कि पेशेंट रिस्पॉन्स तो कर रहा है, लेकिन ये कि पेशेंट जो है हमेशा कम्युनिकेट नहीं करता, कभी करता है और कभी नहीं करता है। ठीक है, या फिर ये कि उसकी 1-2 एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उनमें वो पेन जो है उसको कम फील हो रहा है, तो इसका मतलब है आप उसको 3 दोगे। उसके बाद अगर सेंसरी परसेप्शन वेरी लिमिटेड है, पेशेंट ओनली रिस्पॉन्स टू डीप पेनफुल स्टिमुलाई, तो फिर आपको उसको 2 उसका स्कोरिंग करोगे। और अगर पेशेंट जो है कम्प्लीटली
जो है वो लिमिटेड है, मीन्स कि वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, कोई मोन नहीं है, कोई गैस्प नहीं है, पेनफुल स्टिमुलाई करते हो तो पेनफुल से भी नहीं है। ये ऐसे पेशेंट जिनकी ब्रेन डेथ हुई होती है या ऐसे पेशेंट जिनको आपने वेंटिलेटर पे अभी शिफ्ट किया है और आपने उसके साथ ही पेशेंट को पैरालाइज किया हुआ है, सिडेट किया हुआ है, या फिर आपने पेशेंट को जो है वैसी पेशेंट जो है वो इंजरी की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से या स्पाइनल इंजरी की वजह से कोई पेनफुल उसका रिस्पांस नहीं है, या पेशेंट जो है कोमाटोर मीन्स कि कोई भी किसी तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आप 1 दोगे। ठीक है, उसका ये भी हो सकता है कि आपने पेशेंट को खुद मेडिसिन दी हुई, पैरालाइज किया हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि पेशेंट का ब्रेन डेथ हो या किसी और तरह का बहुत ज़्यादा डीप कोमा में हो। राइट, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर में क्या है, आपका पेशेंट जो है रेयरली मॉइस्ट होता है। आपका पेशेंट नॉर्मल जैसे नॉर्मली पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं, वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि वो कभी आपको वेट मिले। राइट, तो उसको आप 4 दोगे। ओकेजनली ये है कि कभी कभार पेशेंट जो है उसका आपको ये है कि 1 a day जो है आपको लिनन दरमियान में भी चेंज करना पड़ता है, उसकी बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट जो है उसका इनकॉन्टिनेंस या किसी तरह से उसका मॉइस्ट हो गया है। ठीक है, वेरी मॉइस्ट वो वाला पेशेंट है जो कि ऑफन जो है वो उसकी स्किन मॉइस्ट रहती है, लेकिन हर वक्त नहीं होती है। ठीक है, वो आपका वेरी मॉइस्ट होगा, और कॉन्स्टेंटली वो है जब भी आप पेशेंट के पास जाते हो, जब भी देखते हो उस पेशेंट को डायफ्रेसिस हो रहा है, पेशेंट की जो है बहुत ज़्यादा वेट हुआ है, बावल की इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, यूरिन की इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, तो जो एवरी टाइम आपको मिलता है मॉइस्ट, उसको आप कॉन्स्टेंट, उसको आप बोलोगे 1। ठीक है, अब एक्टिविटी इसी तरह करती है, वॉक फ्रीक्वेंटली, पेशेंट आपका ठीक तरीके से चल रहा है, आउट ऑफ बेड भी जाता है, आउट ऑफ रूम भी जा रहा है, वॉक ओकेजनली, कभी कभार पेशेंट चलता है लेकिन कम चल रहा है, चेयर बाउंडेड है, चेयर पे ही रहता है, चेयर से आउट ऑफ नहीं हो रहा, और बेड बाउंडेड है जो कि बेड रिडन है, तो आप उसको 1 दोगे। ठीक है, मोबाइलिटी वेरी लिमिटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोबाइलिटी क्या है पेशेंट की। मोबाइलिटी का ये है कि एबिलिटी टू चेंज एंड कंट्रोल बॉडी पोजीशन। अगर पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो पेशेंट हिलता जुलता है या आपको कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो मेक मेजर एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस करता है अपनी पोस्चर में, तो इसका मतलब है आप 4 दोगे। पेशेंट ठीक है, फील कर रहा है। अगर पेशेंट जो है वो मेक्स फ्रीक्वेंट 2 स्लाइड चेंजेस, थोड़ी बहुत हिला रहा है ना, तो आप उसको 3 मार्किंग करोगे। और अगर पेशेंट जो है मेक्स ओकेजनल स्लाइड चेंजेस, कभी कभार हल्का सा हिलता है, तो आप 2 दोगे। कंप्लीटली पेशेंट जो है वो कोई किसी तरह की कोई भी एक्सट्रीमिटी या के वो नहीं हिलाता है जब तक कि उसको असिस्टेंस के साथ, आप उसको हेल्प के साथ उसको नहीं उठाते हो। राइट, तो आप 1 उसको करोगे। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो है हमारा बहुत अच्छा पेशेंट ले रहा है, सुबह दोपहर शाम मीन्स के 3 टाइम्स अ डे वो अपना खाना भी खाता है, एंड मिड मील जो है वो कुछ और भी स्नैक्स वगैरह ले लेता है। एडुकेट है कि पेशेंट जो है वो आपका जो है वो अच्छी तरीके से, मतलब ये कि 2 टाइम्स जो है वो दिन में ले लेता है, 2-3 टाइम्स ले लेता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो TPN पे हो सकता है, तो आप उसको 3 कर लोगे। 2 जो है उसमें पेशेंट आपका कम ले रहा है, और उसके बाद क्या है कि बहुत ज़्यादा आपका जितनी उसकी सर्विंग है उससे हाफ तकरीबन लेता है। वेरी पुअर ऐसा पेशेंट है जो आपका नहीं ले रहा और ओरल भी नहीं ले रहा, और उसके बाद ऐसे पेशेंट जो कि अबव देन 5 डेज हो गए हैं और वो IV फ्लूइड्स पे हैं, तो उनको भी आप वेरी पुअर में रखोगे। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स आपके जो कि फ्रिक्शन, आपने देखा होगा कुछ हमारे पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, कंटिन्यू जो है वो मूव कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए, या फिट्स वाले के पेशेंट्स होते हैं, या न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा अपनी शीट्स के ऊपर वो जो है उसको फ्रिक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब है हम उसको 1 देंगे। पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपका जो पेशेंट है उसको पोटेंशियल प्रॉब्लम उनको हो सकती है जो पेशेंट फीबली, मतलब थोड़ा बहुत हिलता है मिनिमम असिस्टेंस के साथ जो है, और उस नो अपेरेंट प्रॉब्लम, ऐसा पेशेंट जो कि मूव करता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसको हम देंगे। अब देखें, अगर आपके सेंसरी में आ जाते हैं 3 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, आप कहते हो कि ओके जी इसमें 3 आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप कह रहे हो कि आपके मॉइस्चर में आपके 2 मार्क्स आ गए हैं, 2 नंबर आ गए, 3 और 2 कितना हो गया 5 के बाद आप कह रहे हो कि आपका पेशेंट ओकेजनली जो है वॉक करता है, तो 3 आप उसमें ऐड कर दो, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। 8 के बाद आप कहते हो कि आपकी मोबाइलिटी जो है वो मिनिमम है, ठीक है, अब 10 हो गए। उसके बाद आप इसमें एडुकेट कर देते हो तो 13 हो गए, और इसमें आप कह रहे हो कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है कि पेशेंट फ्रिक्शन बहुत करता है, मतलब 2 पे कर लेते हो। हम इन सब नंबर्स को आप प्लस कर लोगे और फिर इसकी स्कोरिंग करोगे। ठीक है, तो उसको क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, 15 प्लस है, मीन्स के 15 से लेके 23 तक हैं, तो इसका मतलब है लो रिस्क है, कोई पेशेंट को प्रॉब्लम इतना नहीं है, आप उसको नॉर्मल केयर दे रहे हो। ठीक है,
13 to 14 है तो मॉडरेट रिस्क है पेशेंट को, 12 और लेस है तो हाई रिस्क है, और बिलो 9 जो पेशेंट सीवियर उसको रिस्क है और हाई अलार्मिंग है, आपने पेशेंट की फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंज करवानी है, वेटिंग से उसको प्रिवेंशन देनी है, ठीक है। और बाकी हमारा ये है कि इसमें हम देखेंगे कि हमने असेसमेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन करनी है पेशेंट की, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं और आइडेंटिफिकेशन करनी है, और इस तरीके से हमने सारी जो अपनी है क्लिनिकल जो हमारा बाकी स्टाफ है उसको कम्युनिकेट भी करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।